आज के एपिसोड में हम स्टेजेस ऑफ क्राइम को देखेंगे कि स्टेजेस ऑफ क्राइम, अलग अलग स्टेजेस ऑफ क्राइम क्या होते हैं और उनसे संबंधित कुछ प्रोविजंस को चेक करेंगे। तो स्टेजेस ऑफ क्राइम समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं मिस्टर एक्स का, और मिस्टर एक्स जो जो करते हैं उसको हम स्टेजेस ऑफ क्राइम में डिस्ट्रीब्यूट करते हुए जाएंगे आगे। मान लीजिए मिस्टर एक्स हैं और इनके दिमाग में एक इंटेंशन आई है मिस्टर वाई को मारने की, और इन्होंने जो सोचा है कि वो मिस्टर एक्स को, मिस्टर वाई को पॉइजन देके मारेंगे। दिस इज द फर्स्ट थिंग। तो उसके बाद क्या हुआ, मिस्टर एक्स ने रिसर्च किया कि भैया किस तरीके से पॉइजन देके मारा जा सकता है, कौन सा पॉइजन ठीक रहेगा। इंटरनेट पे उसने गूगल सर्च किया, सब चीज उसने की है, ठीक है। उसके बाद जब उसका क्लियर हो गया, इनफैक्ट हाँ जी, जब उसका क्लियर हो गया कि भैया इस वाला पॉइजन सबसे इफेक्टिव रहेगा, ही वेंट टू द मार्केट एंड बॉट द पॉइजन। उसने पॉइजन खरीद लिया है। उसके बाद भैया वो उसके घर गया है मिस्टर वाई के, एंड उसने उसके खाने में पॉइजन मिला दिया और वाई ने उस पॉइजन को खाया एंड वाई डाइड। तो ये पूरी स्टोरी है। अब इस स्टोरी में हम अलग अलग स्टेजेस ऑफ क्राइम को ढूंढने की कोशिश करते हैं। देखिए, जो फर्स्ट स्टेज है जहां पर इंटेंशन क्रिएट हो रही है, ठीक है, जहां पर इंटेंशन क्रिएट हो रही है, तो दिस इज द स्टेज ऑफ इंटेंशन फॉर्मिंग। जब अक्यूज्ड या जो व्यक्ति है जिसने क्राइम किया है उसके मन में इंटेंशन का जन्म होता है, दैट इज स्टेज 1 ऑफ एनी क्राइम एंड दैट इज द स्टेज ऑफ इंटेंशन। अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति की इंटेंशन ही नहीं है, मेंसिरिया ही नहीं है, तो कैसे आप मानेंगे कि हाँ उस अक्यूज ने किसी भी तरीके से उस पर्टिकुलर क्राइम को करने का मन बनाया। ठीक है जी। अब देखिए, उसने ये तय किया कि पॉइजन से वो करेगा, इंटेंशन मारने की है। यहां पर जैसे ये इंटेंशन बनती है तो स्टेज 1 इज कंप्लीट, ठीक है। उसके बाद आ जाइए आप यहां पर, उसने ये तय किया कि वो पॉइजन देके मारेगा, लेट्स कंसिडर 1। फिर उसने रिसर्च की, लेट्स टेक इट एज 2। उसके बाद वो मार्केट गया और वहां से पॉइजन लेके आया, लेट्स टेक इट एज 3। उसके बाद उसके घर गया, लेट्स टेक इट एज 4। तो जो 1 + 2 + 3 + 4 जो एक्टिविटीज हैं, वो एक्टिविटीज आती हैं सेकंड स्टेज ऑफ क्राइम, दैट इज प्रिपरेशन। अब जब उसकी इंटेंशन बन चुकी है कि मुझे मिस्टर वाई को मारना है, उसके बाद वो तैयारियों में जुट गया है, और तैयारियों में जुट गया है तो सबसे पहले तो उसने तैयारी की कि सबसे अच्छा तरीका देखा कि इसको किस तरीके से मारा जाए। भाई मैं गोली से मारूं, चाकू से मारूं, पॉइजन से मारूं, बिल्डिंग्स के ऊपर फेंक के मारूं, मैं किस तरीके से इसको मारूं। तो वहां से उसका प्रिपरेशन स्टेज शुरू हो गया, जब वो रिसर्च करना शुरू कर रहा है। उसके बाद जब उसने ये तय किया कि पॉइजन से मारते हैं, ठीक है जी, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ प्रिपरेशन। फिर उसने ये रिसर्च किया कि कौन सा पॉइजन ठीक रहेगा, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ प्रिपरेशन। देन ही वेंट टू द मार्केट एंड बॉट द पॉइजन, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ प्रिपरेशन। और फाइनली जब वो वाई के घर जाता है, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ प्रिपरेशन। तो ये जो अगले 4 पहलू हैं, उसकी एक्टिविटीज हैं, ये सब क्या है, ये आती हैं प्रिपरेशन स्टेज में, ठीक है जी। उसके बाद क्या होता है कि वो उसके खाने में पॉइजन डाल देता है। लेट्स चेंज द कलर। अब भाई साहब ने क्या किया कि उसके खाने में पॉइजन डाल दिया। ये खाने में जैसे ही वो पॉइजन डालता है तो स्टेज आ गई अटेम्प्ट। जो ऑफेंस उसको करना था उसको करने का उसने अटेम्प्ट कर दिया है, ठीक है। और जैसे ही वो पॉइजन उसने खाया और जो डिजायर्ड कॉन्सिक्वेंस था डेथ का, वो जब आ जाता है, तो दिस इज द स्टेज ऑफ कमीशन, या इसको आप अकम्प्लिशमेंट भी कह सकते हैं, ठीक है जी। तो दीज आर दी 4 स्टेजेस ऑफ क्राइम। आई होप दिस इज क्लियर। हम इसको दोबारा से देखते हैं। द फर्स्ट स्टेज इज इंटेंशन,
Second stage is preparation. Third stage is attempt. And fourth stage is commission या accomplishment. किसी भी ऑफेंस में ये 4 स्टेजेस होती हैं। ठीक है जी, अब आगे चलते हैं और उसके अलग अलग पहलुओं को समझने की कोशिश करते हैं। अब आगे हम ये चेक करते हैं कि इन चारों स्टेजेस में कौन सी स्टेज होगी जो कि पनिशेबल होगी। कि क्या अगर कोई व्यक्ति मिस्टर एक्स अगर मिस्टर वाई को मारने का इंटेंशन रखते हैं तो क्या वो पनिशेबल है, या वो प्रिपरेशन करते हैं, वो जहर लेकर आते हैं, वो इंटरनेट सर्च करते हैं और वहां पर पुलिस उसे पकड़ ले। मान लीजिए पुलिस को ये पता चल जाए कि भैया इसने गूगल सर्च किया है कि हाउ टू यूज पॉइजन टू किल समबडी, ठीक है, और पुलिस उसको पकड़ लेती है, तो क्या उस स्टेज पर उसको पनिश किया जा सकता है, उसके अगेंस्ट कोई कार्रवाई प्रोसिक्यूशन चलाया जा सकता है। या फिर मान लीजिए उसने जहर मिला दिया। अटेम्प्ट की स्टेज कहां तक थी, जहर मिलाते ही, और जहर मिलाते ही क्या हुआ कि पुलिस ने उसको पकड़ लिया। मान लीजिए वाई को पता चल गया कि इसने जहर मिलाया है और वाई ने पुलिस को बुला लिया और पुलिस ने उसको पकड़ लिया, तो क्या यहां पर उसकी पनिशमेंट हो सकती है। और कमीशन और अकम्पलिशमेंट में पनिशमेंट हो सकती है नहीं हो सकती है तो कोई सवाल ही नहीं बनता, क्योंकि एक बार जब उसका डिजायर्ड गिल्टी माइंड जो उसका मेंसरिया था वो एक्टस रियस में कन्वर्ट हो चुका है, जो वो अचीव करना चाहता था उस गिल्टी माइंड से, उस इंटेंशन से, वो अगर अचीव किया जा चुका है तो इसमें तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो पनिशेबल होगा या नहीं। कमीशन और अकम्पलिशमेंट स्टेज तो पनिशेबल है ही है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि कौन सी स्टेज पनिशेबल है कौन सी नहीं। चलिए इसको मार्क कर लेते हैं। सबसे पहले ये पनिशेबल है, आई होप इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, क्योंकि अगर आदमी मर चुका है या जो डिजायर्ड रिजल्ट चाहता था वो आ गया है तो पनिशमेंट तो मिलेगी ना। अब आते हैं अटेम्प्ट पर। क्या अटेम्प्ट करना पनिशेबल होगा? व्हाट डू यू थिंक? पॉज द वीडियो और आप ये सोचें कि अटेम्प्ट करना पनिशेबल होगा या नहीं होगा, और होगा तो क्यों होगा। चलिए मैं अपनी तरफ से बताता हूं आपको। देखिए, अगर हमने आज एक्स के अटेम्प्ट को, जब एक्स ने अटेम्प्ट किया है वाई के मारने को, अगर उसको पनिश नहीं किया तो प्रॉब्लम यह आएगी कि एक्स कल को फिर से ट्राई करेगा। हो सकता है कल को वो जेड को ट्राई करे, और जब भी वो, देखिए, जब भी पकड़ा जाएगा कह देगा नहीं नहीं अटेम्प्ट करना तो पनिशेबल है ही नहीं, और वो हमेशा कमीशन पे ही जाके उसकी पनिशेबल वो एक्ट होगा। तो वो क्रिमिनल लॉ के एस्पेक्ट से एक सही प्रोपोजिशन नहीं माना जा सकता। इसीलिए अटेम्प्ट को भी पूरे तरीके से पनिशेबल बनाया गया है कि अगर कोई व्यक्ति किसी ऑफेंस का अटेम्प्ट करता है तो इवन दैट इज पनिशेबल। अब हम ये चेक करते हैं कि अटेम्प्ट को कहां कहां पनिशेबल बनाया गया है इंडियन पीनल कोड के तहत। देखिए, क्या आपको कोई प्रोविजन याद आ रहा है जहां पर अटेम्प्ट किसी भी ऑफेंस का क्राइम हो या पनिशेबल हो? अटेम्प्ट टू मर्डर, ठीक है जी। अटेम्प्ट टू कमिट कल्पेबल होमिसाइड, देन अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड, उसके बाद आ जाइए आप अटेम्प्ट टू कमिट रॉबरी। आई थिंक दिस इज सेक्शन 393 है शायद, एक सेकंड में चेक करके बताता हूं आपको। आई एम नॉट श्योर, 93 होगा, 60s की लाइन नहीं, 393 है, 393 है, ठीक है। अटेम्प्ट टू कमिट रॉबरी इज 393। इसी तरीके से मैं इनके सेक्शंस भी आपको बता देता हूं। सेक्शन 307 इज अटेम्प्ट टू मर्डर, this is attempt to murder 307. Attempt to culpable homicide is 308. Then attempt to commit suicide is 309 और ये 393। और भी सेक्शंस हैं जो कि पर्टिकुलर ऑफेंस के अटेम्प्ट को डायरेक्ट पनिशेबल बनाते हैं। जैसे अटेम्प्ट टू थ्रो एसिड करके भी एक सेक्शन है ग्रीवियस हर्ट से रिलेटेड, जो आप प्रोविजंस पढ़ेंगे वहां पर। तो ये तो कुछ पर्टिकुलर ऑफेंसेस हो गए जिनके अटेम्प्ट को
आईपीसी में पर्टिकुलरली पनिशेबल बना दिया, उनके लिए एक अलग सेक्शन बना दिया कि भैया अगर आप इस पर्टिकुलर ऑफेंस का अटेम्प्ट करते हो तो आपको ये पनिशमेंट मिलेगी। जैसे अगर आप मर्डर का अटेम्प्ट करते हो तो आपको ये पनिशमेंट, अगर आप कल्पेबल होमिसाइड का अटेम्प्ट करते हो वो भी ऑफेंस है, कमिट सुसाइड करने का अटेम्प्ट करते हो वो भी, इसी तरीके से रॉबरी का भी। तो ये तो हो गया जब अटेम्प्ट को स्पेसिफिकली एक ऑफेंस बना दिया। लेकिन जिन केसेस में अटेम्प्ट को सफिशिएंटली एक ऑफेंस नहीं बनाया है वहां पर क्या किया जाए? 511 सेक्शन आपको जवाब देगा। आप डायरेक्ट खोलिए और निकालिए सेक्शन 511। क्या कहता है 511? 511 कहता है पनिशमेंट फॉर अटेम्प्टिंग टू कमिट ऑफेंसेस पनिशेबल विद इंप्रिजनमेंट फॉर लाइफ और विद अदर इंप्रिजनमेंट। ठीक है, जो भी अटेम्प्ट के प्रोविजंस, जो भी अटेम्प्ट वैसे पनिशेबल नहीं है डायरेक्टली, जैसे अटेम्प्ट टू मर्डर या अटेम्प्ट टू कल्पेबल होमिसाइड, तो सब कहां पर आ जाएंगे? वो सेक्शन 511 में आ जाएंगे। तो इस तरीके से हमने सभी अटेम्प्ट्स को जिसमें भी इंप्रिजन फॉर लाइफ या कोई भी इंप्रिजनमेंट की सजा है, उन सभी अटेम्प्ट्स को हमने पनिशेबल बना दिया सेक्शन 511 में। ठीक है, डिटेल में इसको बाद में करेंगे, अभी के लिए आप सिर्फ इतना समझ लीजिए कि जो सेक्शन 511 है वो पनिशेबल बनाता है हर उस ऑफेंस को जो बाकी स्पेसिफिकली अटेम्प्ट जिसका पनिशेबल नहीं बनाया गया आईपीसी में। तो आई होप दिस इज क्लियर। इसको हम कंक्लूड करते हैं। इसमें मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जो अटेम्प्ट है, अटेम्प्ट की स्टेज पर अगर आप पकड़े जाते हैं तो पनिशमेंट मिलेगी। कुछ तो आईपीसी में स्पेसिफिक प्रोविजंस बना रखे हैं, जैसे मैंने आपको बताया 307, 308, 309, 393, देन अटेम्प्टिंग टू कमिट वॉर, कमिटिंग थ्रोइंग एसिड एंड ऑल, ये सब भी ऑफेंसेस हैं। आप बाकी देख सकते हैं, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, आप बेरेक में देख सकते हैं। और जहां पर स्पेसिफिकली उस अटेम्प्ट को ऑफेंस नहीं बनाया गया वहां के लिए सेक्शन 511 दे दिया गया कि भैया बाकी सब अटेम्प्ट यहां पर पनिशेबल होंगी। इसके इंग्रेडिएंट्स अभी हमने चेक नहीं किया, अभी हमने सिर्फ ये चेक किया कि सेक्शन 500 डील्स विद दैट। तो आई होप दिस इज सफिशिएंट फॉर योर दिस पर्पस। तो अब एक बात तो क्लियर हो गई है, क्लियर ये हुआ है कि भैया यहां पर देखिए कमीशन पनिशेबल है, अटेम्प्ट भी पनिशेबल है। हमने देख लिया अटेम्प्ट का भी सेक्शन 500 में है और बाकी इसके सेक्शंस दिए हुए हैं अलग अलग। ठीक है, तो ये भी पनिशेबल हो गया। तो इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि ये दो स्टेजेस इसमें पनिशेबल है। ठीक है, अब आते हैं इन दो पे। तो इसमें भी कोई डाउट नहीं है कि इंटेंशन पनिशेबल नहीं हो सकती। पनिशेबल इंटेंशन इसलिए नहीं हो सकती बिकॉज इट डील्स विद द मेंटल एस्पेक्ट, और किसी की मेंटल एस्पेक्ट क्या है ये पता लगाना बहुत मुश्किल है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए एक्स वाई को मारना चाहता है। अब उस इंटेंशन की स्टेज पर आप कैसे पता करेंगे कि एक्स वाई को मारना चाहता है? क्योंकि ये तो उसके मन में है, इट इज इनसाइड द माइंड ऑफ एक्स। और मान लीजिए आपको पता भी चल गया तो आप इसे प्रूव कैसे करेंगे कि एक्स वाई को मारना चाहता था? भाई अटेम्प्ट जब करता है तो उसको तो बाकायदा प्रूव किया जा सकता है ना कि देखो जी इसने ये काम किया, इसने जहर मिलाया, इसने गोली चलाई, इसने इसके सर पे मारा। तो आप उसको प्रूव कर सकते हैं कि हाँ इसने अटेम्प्ट किया है। लेकिन किसी व्यक्ति की इंटेंशन है या नहीं है तो आप कैसे प्रूव करेंगे? क्योंकि ये तो इसके माइंड तक ही सीमित है। इसके माइंड के अंदर आप कैसे, मतलब आज तक साइंस हैज नॉट डेवलप्ड दैट मच दैट वी कैन गो इनसाइड द माइंड ऑफ अ पर्सन। वी कैन नॉट डू दैट। तो इफ वी कैन नॉट डू दैट तो इसका मतलब इंटेंशन को पता नहीं लगाया जा सकता, और पता लग भी गया तो प्रूव नहीं किया जा सकता। इसीलिए इंटेंशन वाली स्टेज पर पनिशमेंट पॉसिबल नहीं है। यू कैन नॉट बी पनिश्ड फॉर हैविंग ए बैड इंटेंशन। आप अगर किसी को मारना चाहते हैं, सिर्फ चाहते हैं, उस स्टेज तक आप पनिश नहीं किए जा सकते हो। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। अब मुद्दा फंस गया एक स्टेज पर, प्रिपरेशन पे, क्योंकि बाकी सब स्टेज का क्लियर हो गया है फंडा। कैसे क्लियर हुआ? इंटेंशन की स्टेज पनिशमेंट पॉसिबल नहीं है, यहां पर प्रिपरेशन छोड़ दीजिए। अटेम्प्ट की स्टेज बिल्कुल पनिशमेंट पॉसिबल है, और कमीशन पे तो भैया पनिशमेंट है ही है। तो अब सिर्फ ये रह गया कि प्रिपरेशन वाली स्टेज पर पनिशमेंट पॉसिबल है या नहीं है। इसको चेक करते हैं। तो भैया इसका लॉजिक ये है कि प्रिपरेशन की स्टेज को हम पनिश नहीं कर सकते जनरली। आई एम अगेन रिपीटिंग इट, जनरली द स्टेज ऑफ प्रिपरेशन इज नॉट पनिशेबल जनरली। लेकिन इसके एक्सेप्शंस हैं।
तो अब हमें दो चीजें चेक करनी है। पहला तो भैया ऐसा क्यों है कि आप प्रिपरेशन को पनिश नहीं कर रहे हो? भाई कुछ तो लॉजिक होगा ना, तो वो लॉजिक बताइए ना हमें, क्या लॉजिक है कि हम प्रिपरेशन को पनिश नहीं कर रहे हैं। और दूसरा वो एक्सेप्शंस बताइए हमें, जहां पर आप कह रहे हो कि जनरली तो प्रिपरेशन को हम पनिश नहीं करेंगे, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं आईपीसी में, जहां पर अगर आप प्रिपरेशन करते भी फंस गए तो भैया आप जाओगे जेल में, अगर प्रूव हो गया तो। ठीक है, तो हम इन दोनों चीजों पे बात करते हैं। देखिए लॉजिक क्या है, लॉजिक सिर्फ इतना है, प्रिपरेशन की स्टेज पर पनिशमेंट इसलिए नहीं है क्योंकि प्रिपरेशन की स्टेज का मतलब है कि देयर इज ऑलवेज ए स्कोप और चांस that they might be a change of mind and the person who had the guilty intention might change the mind and not commit the offense। भैया मान लीजिए ये एक्स गया मार्केट गया, इसने जहर ले लिया, मार्केट से ले लिया, अब उसके बाद उसका माइंड चेंज करने की प्रोबेबिलिटी है ना भैया, चाहे 1% हो। यहां पर उसकी माइंड चेंज करने की प्रोबेबिलिटी है, वो सोचे नहीं यार ये क्या गलत कर रहा हूं मैं, तो पाप हो जाएगा, या सोचे नहीं 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 यार एक्स वाई को नहीं मारना चाहिए, वाई को मार दो मैं पकड़ा जाऊंगा, वो कुछ भी सोचे, लेकिन उसका माइंड मान लीजिए चेंज हो गया। तो वो माइंड चेंज कौन सी स्टेज तक हो सकता है? माइंड चेंज सिर्फ प्रिपरेशन की स्टेज तक हो सकता है, क्योंकि एक बार ये प्रिपरेशन की स्टेज अगर निकल गई, अगर आपने अटेम्प्ट कर दिया तो फिर माइंड चेंज का कोई स्कोप नहीं है। इसीलिए अटेम्प्ट पनिशेबल है लेकिन प्रिपरेशन पनिशेबल नहीं है, क्योंकि देयर इज ए चांस ऑफ चेंज ऑफ माइंड। और अगर चेंज ऑफ माइंड का चांस है तो भैया हम ये फायदा देंगे उस व्यक्ति को, और प्रिपरेशन की स्टेज पर हम उसको पनिश नहीं करेंगे। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं, कि जहां पर हम बोल रहे हैं कि भैया प्रिपरेशन की स्टेज पर भी हम आपको पनिश करेंगे। तो सबसे जो कॉमन एग्जाम्पल है इसका, और जो बार बार पेपर में पूछा जाता है, दैट इज सेक्शन 399। प्लीज टेक आउट योर बेरेक्ट एंड सी सेक्शन 399। सेक्शन 399 क्या कहता है? देखिए क्लियरली बोल रहा है, मेकिंग प्रिपरेशन टू कमिट डेकॉइटी। अगर आप डेकॉइटी हेडिंग की बात करें तो अगर आप डेकॉइटी करने की प्रिपरेशन करते हो तो दैट इज पनिशेबल। देखिए क्या कहता है, हुएवर मेक्स एनी प्रिपरेशन, क्लियरली बोल रहा है कि अगर आपने प्रिपरेशन की फॉर कमिटिंग डेकॉइटी, आपने डेकॉइटी कमिट नहीं की है, आपने डेकॉइटी अभी अटेम्प्ट भी नहीं किया है, आप सिर्फ प्रिपरेशन कर रहे हो, तो भैया प्रिपरेशन पे भी अगर आप पकड़े जाते हो तो 399 में आपकी लाइबिलिटी बनती है और आपको 10 साल तक की सजा हो सकती है, 10 ईयर्स। ठीक है, तो एक तो आप ध्यान कर लीजिए कि सेक्शन 399 है जो ये कहता है कि भैया अगर आप प्रिपरेशन करते भी फंसे तो आप उसके लिए लाइबल होगे, पनिशेबल होगे, प्रिपरेशन टू कमिट डेकॉइटी। तो ये एक्सेप्शन है जहां पर हम प्रिपरेशन को भी सजा दे रहे हैं। दूसरा एग्जाम्पल आप आ जाइए सेक्शन 122, निकालिए बेरेक्ट में सेक्शन 122। क्या कहता है? कलेक्टिंग आर्म्स विद इंटेंशन ऑफ वेजिंग वॉर अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आगे पढ़ते हैं, हुएवर कलेक्ट्स मेन, आर्म्स और एम्युनिशन और अदरवाइज प्रिपेयर्स टू वेज वॉर। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं वेज वॉर करने की अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और उसके लिए आप व्यक्ति को इकट्ठा करते हो, आर्म्स को इकट्ठा करते हो, एम्युनिशन को इकट्ठा करते हो, तो भैया वो पनिशेबल है। इसमें आगे हम जाने की जरूरत ही नहीं है, इसको 122 को जब डिटेल में करना होगा तब अपन करेंगे। अभी हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि प्रिपरेशन कौन कौन से ऑफेंसेस में पनिशेबल है। तो 122 में पनिशेबल है। एंड अगेन ये भी सवाल बार बार पूछा जाता है एग्जाम्स में, तो आपको 122 भी याद करना है। ठीक है जी, 122 हो गया। अब चलिए आगे, उसके बाद आते हैं सेक्शन 126। 126 को निकालिए। 126 देखिए, कमिटिंग डेप्रेडेशन ऑन टेरिटरीज ऑफ पावर एट पीस विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। डेप्रेडेशन का मतलब होता है किसी को अटैक करना या प्लंडर करना। ठीक है, पढ़ते हैं आगे। हुएवर कमिट्स डेप्रेडेशन और मेक्स प्रिपरेशन टू कमिट डेप्रेडेशन। अगर आप किसी ऐसे राज्य के खिलाफ, स्टेट के खिलाफ, स्टेट से मेरे कहने का मतलब है किसी दूसरे देश के खिलाफ अगर आप डिप्रेडेशन की प्रिपरेशन करते हो, उनके ऊपर अटैक करने की प्रिपरेशन करते हो, तो सेक्शन 126 उसे पनिशेबल बनाता है। ठीक है, तो यहां पर भी हमने देख लिया कि प्रिपरेशन की स्टेज पर भी
आपको पुलिस पकड़ सकती है और आपको सजा हो सकती है। आप ये नहीं कह सकते कि यार मैं तो चेंज ऑफ माइंड कर लेता। नहीं 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 भैया, चेंज ऑफ माइंड आप जनरली अलाउड है, लेकिन उन ऑफेंसेस में जिसमें प्रिपरेशन में भी सजा है, उसमें चेंज ऑफ माइंड का कोई प्ली नहीं ले सकते आप। यू कैन नॉट टेक द प्ली ऑफ चेंज ऑफ माइंड। अगर आप प्रिपरेशन की स्टेज पर पकड़े गए और प्रिपरेशन प्रूव हो जाती है तो भैया आपको सजा मिलेगी। चलिए कुछ और देखते हैं। अब आप क्या कर रहे हैं, मैं एक छोटा सा आपको होमवर्क दे रहा हूं। आप ये जो मैं सेक्शंस दे रहा हूं इनको आप देखेंगे, ये सब वो सेक्शन है जहां पर प्रिपरेशन भी पनिशेबल है। आप खुद पढ़ेंगे इन सेक्शंस को और देखेंगे कि ये किस तरीके से प्रिपरेशन को भी पनिशेबल बनाते हैं। जिसमें से सेक्शन 2 जो 233 है वो काउंटरफीटिंग कॉइन से संबंधित है। मान लीजिए आप कॉइन को काउंटरफीट करने की प्रिपरेशन करें या आप इंडियन कॉइन को काउंटरफीट करने की प्रिपरेशन करें तो सेक्शन 234 में आ जाएगा। कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ एक सिंपल सी रीडिंग देनी है। जो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं जो पूछे जाते हैं एग्जाम्स में वो ये पहले 3 है, ठीक है। लेकिन हमें बाकी सेक्शंस का भी आइडिया होना चाहिए, क्योंकि इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि सिर्फ यही पूछे जाएंगे, ये भी पूछे जा सकते हैं, क्योंकि ये भी प्रिपरेशन की स्टेज से ही डील कर रहे हैं। मैं आपको सेक्शंस नंबर बता देता हूं। आई एम नॉट गोइंग इनटू द डिटेल्स ऑफ दिस सेक्शन, यू जस्ट हैव टू गिव इट अ रीडिंग और आपको देखना है कि क्या ये सही में प्रिपरेशन पनिश कर भी रहे हैं या मैं ऐसे ही आपको झूठ बोल रहा हूं, ठीक है। तो टेक इट एज एन होमवर्क, जस्ट चेक दी सेक्शंस 242, 243, उसके बाद आप आ जाइए 256, 259, 266 और 474। 474 हम एक बार चेक कर लेते हैं खुद, चलिए, ताकि आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके से मैं आपको चेक करने के लिए बोल रहा हूं। चलिए 474 क्या कह रहा है। 474 कह रहा है हैविंग पोसेशन ऑफ डॉक्यूमेंट डिस्क्राइब्ड इन सेक्शन 466 और 467 knowing it to be forged and intending to use it as genuine, ठीक है। 466 और 467 में जो डॉक्यूमेंट डिस्क्राइब्ड है, 466 देखते हैं। फॉर्जरी ऑफ रिकॉर्ड ऑफ कोर्ट, ठीक है। अगर आप किसी भी कोर्ट के रिकॉर्ड को फॉर्ज करते हैं या फॉर्जरी ऑफ वैल्यूएबल सिक्योरिटी करते हैं तो सिंपल सी बात है 466 और 467 हमने चेक कर लिया। आप देखिए, आप आगे आइए। Whoever has in his possession any document or electronic record knowing the same to be forged and intending that the same shall be fraudulently or dishonestly be used as genuine shall, if the document or electronic record is one of the description mentioned in this, ठीक है। अब देखिए यहां पर हो क्या रहा है। यहां पर आपने अभी कुछ किया नहीं है, यू हैवंट अटेम्प्टेड एनीथिंग। यहां पर आपने अभी कुछ किया नहीं है। हुआ क्या है कि आपके पोसेशन में कुछ फॉर्ज्ड डॉक्यूमेंट मिले हैं जो सेक्शन 466 और 467 में जिनका जिक्र किया गया है, और वो जो डॉक्यूमेंट हैं वो आपके पोसेशन में मिले हैं जिससे कि आप इंटेंड कर रहे हैं कि उसका आप इस्तेमाल कर सकें। तो अभी देखिए, सॉरी, ये नहीं था, ये था। हाँ, इंटेंड कर रहे हैं कि आप उसको फ्रॉडेंटली या डिसऑनेस्टली जेन्युइन की तरह यूज कर सके। तो सिंपल सी बात है यार, अभी तक आपने अटेम्प्ट नहीं किया है, कमीशन की तो बात ही दूर है। अभी क्या हो रहा है, सिर्फ वो प्रिपरेशन स्टेज है। प्रिपरेशन स्टेज कैसे? क्योंकि आपके अभी पोसेशन में है वो जो जिससे आप फॉर्ज करेंगे, वो डॉक्यूमेंट जो है वो आपके पोसेशन में है, और उसी पोसेशन में पुलिस ने आपको पकड़ लिया। अब आप तो ये कह रहे हैं भैया मैं तो अभी प्रिपरेशन ही कर रहा हूं। अगर आप मान लीजिए कह भी रहे हैं कि मेरी ये इंटेंशन थी, तो ये दिस इज जस्ट अ प्रिपरेटरी स्टेज एंड प्रिपरेटरी स्टेज इज नॉट पनिशेबल। देन द प्रोसिक्यूशन विल से कि यस वी एग्री दैट जनरली प्रिपरेटरी स्टेज इज नॉट पनिशेबल, लेकिन अगर अकॉर्डिंग टू सेक्शन 474 ये उस फंडे का एक्सेप्शन है। और यहां पर अगर आप ऐसे कुछ फॉर्ज डॉक्यूमेंट रखते भी हैं, ऐसे कोई आप डॉक्यूमेंट आपके पोसेशन में मिलता भी है जिसका अभी तक आपने इस्तेमाल नहीं किया है, तो भी भैया आपके ऊपर सजा बनती है। 474 आपके ऊपर अप्लाई होता है। आई होप दिस इज क्लियर। चलिए अब आगे चलते हैं। तो अब ये क्लियर हो चुका है कि अटेम्प्ट जो है वो क्लियरली पनिशेबल है और प्रिपरेशन पनिशेबल नहीं है जनरली, लेकिन कुछ ऑफेंसेस में प्रिपरेशन भी पनिशेबल है। और वो कौन से ऑफेंसेस वो हमने देख लिए हैं, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या आती है वो डिस्कस करते हैं। देखिए होता क्या है, अगर हम इसको इस तरीके से देखें, लेट्स ड्रॉ इट। मान लीजिए ये स्टेज है इंटेंशन की, अगली स्टेज आती है आपकी
प्रिपरेशन की, और तीसरी स्टेज आती है आपकी अटेम्प्ट, और अटेम्प्ट के इमीडिएट बाद आता है आपका कमीशन। देखिए ये स्टेज पनिशेबल है, नो डाउट अबाउट इट, अगर हो गया तो पनिशमेंट मिलेगी। द स्टेज ऑफ अटेम्प्ट, जैसे ही प्रिपरेशन क्रॉस हुआ और अटेम्प्ट का स्टेज शुरू हो गया, ये स्टेज भी पनिशेबल है, नो डाउट अबाउट इट। प्रिपरेशन की स्टेज जनरली पनिशेबल नहीं है, कुछ ऑफेंसेस में पनिशेबल है। तो अब दिक्कत कहां पर आती है, और ये इंटेंशन की स्टेज ये पनिशेबल है ही नहीं, यहां पे तो कोई दिक्कत ही नहीं। तो अगर हमने अक्यूज्ड को इस स्टेज पे पकड़ा है तो अक्यूज्ड लाइबल नहीं होगा, उसको पनिशमेंट नहीं मिलेगी। अगर अक्यूज को इस स्टेज पे पकड़ा है तो सिर्फ कुछ ही ऑफेंसेस हैं जिसमें वो लाइबल होगा, अदरवाइज वो लाइबल नहीं होगा। तो देखा जाए तो मोटा मोटा यहां पर भी नो लाइबिलिटी है, प्रिपरेशन की स्टेज पर भी नो लाइबिलिटी है। लेकिन अटेम्प्ट, जैसे ही वो अटेम्प्ट में एंटर कर जाता है तो भैया अब आपकी लाइबिलिटी आ गई, अब आपको सजा मिलेगी। तो असली जो मुद्दा रहता है, असली मुद्दा इसके बीच का रहता है कि ये स्टेज आ चुकी है, डिफेंस ये कहेगा कि नहीं जनाब मैं तो अभी प्रिपरेशन की स्टेज पर हूं, और अक्यूज ये कहेगा कि नहीं जनाब ये अटेम्प्ट की स्टेज पर आ चुका है। अगर वो ये प्रूव करने में कामयाब हो गया कि नहीं मैं प्रिपरेशन की स्टेज पे ही हूं, तो वो बच जाएगा। और अगर प्रोसिक्यूशन ने प्रूव कर दिया कि नहीं जनाब ये अटेम्प्ट की स्टेज पर आ गया है, तो वो प्रोसिक्यूट हो जाएगा, उसको पनिशमेंट मिल जाएगी। तो अब सारा जो खेल बचता है ना, वो इस बात पर बचता है कि भैया जो जिस समय हमने अक्यूज को पकड़ा है, पुलिस ने पकड़ा है, तो वो कौन सी स्टेज पर था, वो प्रिपरेशन की स्टेज पर था या वो अटेम्प्ट की स्टेज पर एंटर कर चुका था। सारी खेल इस पर है पनिशमेंट की। अगर वो अटेम्प्ट की स्टेज पर एंटर कर चुका था तो पनिशमेंट मिलेगी, और अगर वो अभी भी प्रिपरेशन की स्टेज पर है तो पनिशमेंट नहीं मिलेगी। एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं जिससे कि चीजें और क्लियर हो जाएंगी, और हम उस एग्जांपल से ये ढूंढने की कोशिश करते हैं कि क्या कोई थियरीज हैं, कुछ फॉर्मूले हैं, ये देखने के लिए कि भैया स्टेज पनिशमेंट की है या स्टेज अटेम्प्ट की है। ठीक है, चलिए चेक करते हैं। देखिए हुआ क्या, एक गोदाम है, मान लीजिए ये गोदाम है, और यहां पर एक्स की सारी फसल रखी है और वाई उस फसल को जलाना चाहता है। ठीक है, तो इसमें अलग अलग स्टेजेस कौन सी हो सकती है, इंटेंशन विंटेंशन वो आप छोड़ दीजिए, हम सीधा इस पे आते हैं कि भैया एक्स जो है वो गोदाम में पहुंच गया, सॉरी वाई गोडाउन में पहुंच गया। ठीक है, उसके बाद वाई ने गोडाउन में एंटर किया, उसके बाद वाई ने जेब से मैचस्टिक निकाली, और उसके बाद वाई ने मैचस्टिक को जलाया, और उसके बाद उसने उसमें आग लगा दी। अब जैसे ये हुआ तो ये तो कमीशन हो गया, इसमें तो पनिशमेंट है ही है। अब हमें ये देखना है कि यहां पर कौन सी स्टेज पर वो सिर्फ प्रिपरेटरी स्टेज पर है और कौन सी में वो अटेम्प्ट की स्टेज में माना जाएगा। तो यहां से शुरू करते हैं। वो गोडाउन पहुंचा, क्या वो अटेम्प्ट कर चुका है? नहीं। तो इस नहीं से ही हमें दो थ्योरी समझनी पड़ेंगी जिससे कि ये और क्लियर हो जाएगा। पहली थ्योरी है प्रॉक्सिमिटी ऑफ ऑफेंस। प्रॉक्सिमिटी ऑफ ऑफेंस ये कहता है कि भैया जो भी उसने एक्ट या सीरीज ऑफ एक्ट किए हैं इस पर्टिकुलर कमीशन ऑफ ऑफेंस करने के लिए, जो यहां पर कमीशन ऑफ ऑफेंस उसने किया है, उसके लिए उसने जितनी भी एक्टिविटीज की हैं या जो भी एक्ट किए हैं वो इस पर्टिकुलर एक्ट से कितने प्रॉक्सिमेट हैं, उसकी नजदीकी मेन जो एक्ट था उससे कितनी दूर है या कितना वो नजदीक है। तो दिस इज द प्रॉक्सिमिटी ऑफ ऑफेंस। और ये प्रॉक्सिमिटी ऑफ ऑफेंस क्यों जरूरी है? क्योंकि ये हमें दूसरी थ्योरी पर लेके जाता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ चेंज ऑफ माइंड। अब आप ध्यान से देखिएगा एक चीज, प्लीज वीडियो में देखिएगा। अगर आप वीडियो में नहीं देख रहे हैं, सिर्फ सुन रहे हैं, तो प्लीज वीडियो में देखिएगा। मैं यहां पे कुछ ड्रॉ करके आपको समझाऊंगा। देखिए हो क्या रहा है कि प्रॉक्सिमिटी ऑफ ऑफेंस,
देखिए ये यहां पर ऑफेंस हुआ है और ये सारे एक्ट्स हैं, तो आप देखेंगे कि जितना जितना वो आगे जा रहा है प्रॉक्सिमिटी कम होती जा रही है, और जितना प्रॉक्सिमिटी कम होती जा रही है उतना उसके पनिशमेंट के चांसेस बढ़ते जा रहे हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि जितना जितना प्रॉक्सिमिटी आगे जाएगी उतना उतना प्रोबेबिलिटी ऑफ चेंज ऑफ माइंड नीचे आता जाएगा। मैं समझाता हूं आपको। देखिए यहां पर है, वो गो डाउन पहुंचा, अभी प्रॉक्सिमिटी बहुत दूर है, तो यहां पर चेंज ऑफ माइंड की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। भाई वो गो डाउन पहुंच के सोचिए यार नहीं 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 करना चाहिए, तो चेंज ऑफ माइंड की प्रोबेबिलिटी है, इसका मतलब वो चेंज ऑफ माइंड कर सकता है। उसने मान लीजिए गो डाउन में एंटर किया, तो यहां पर भी चेंज ऑफ माइंड की प्रोबेबिलिटी है, बिल्कुल है, इससे कम है लेकिन है। और जैसे जैसे प्रॉक्सिमिटी बढ़ती जा रही है, उसकी जो एक्टिविटी है वो ऑफेंस की तरफ बढ़ती जा रही है, तो जो प्रोबेबिलिटी है वो घटती जा रही है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, ठीक है, लेकिन प्रोबेबिलिटी है। अब आगे चलिए, उसने जेब से मैचस्टिक निकाली, तो क्या हुआ? प्रोबेबिलिटी कम हो गई लेकिन अभी भी चेंज ऑफ माइंड की प्रोबेबिलिटी है। उसके आगे चलिए, उसने मैचस्टिक को जलाया, यहां पर प्रोबेबिलिटी है लेकिन बहुत मामूली प्रोबेबिलिटी है कि अब वो अपना माइंड चेंज करेगा, लेकिन प्रोबेबिलिटी फिर भी है। अब उसने जैसे ही इसमें आग लगा दी, तो ये तो क्या हो गया? कमीशन हो गया। लेकिन एक सिचुएशन समझिए, यहां पर मान लीजिए जब उसने मैचस्टिक जलाई है और उसने कुछ शोर सुना कि जैसे गोदाम में कोई और भी है, और वो शोर सुनने के बाद अगर वो अपनी मैचस्टिक को बुझा लेता है तो क्या कुछ चेंज होगा? अगर वो शोर सुनने के बाद अपनी मैचस्टिक को बुझा रहा है तो भैया ये प्रिपरेशन नहीं है, ये फिर अटेम्प्ट शुरू हो चुका है। क्योंकि जो चेंज ऑफ माइंड हुआ है वो खुद नहीं हुआ, वो किसी एक्सटर्नल फैक्टर से हुआ है। और जैसे ही कोई एक्सटर्नल फैक्टर से आप डिजायर्ड कॉन्सिक्वेंस नहीं अचीव कर पाते हैं तो दैट कम्स इन दी केस ऑफ अटेम्प्ट। तो कुल मिला के हम इसमें क्या देख रहे हैं? हम ये देख रहे हैं कि एक पर्टिकुलर एक्ट जहां पर कि अक्यूज्ड को रोक दिया गया है, वो पर्टिकुलर एक्ट डिजायर्ड कॉन्सिक्वेंस से कितना दूर है, उसकी प्रॉक्सिमिटी कितनी है। जितनी ज्यादा प्रॉक्सिमिटी होगी उतना ज्यादा चांस होगा कि वो चेंज ऑफ माइंड करेगा, और जितनी कम प्रॉक्सिमिटी होगी उतना चेंज ऑफ माइंड की प्रोबेबिलिटी कम होती चली जाएगी। इसलिए ये जो दो थियरीज हैं, इससे हम ये चेक करते हैं कि भैया ये व्यक्ति प्रिपरेशन स्टेज से अटेम्प्ट स्टेज में आ चुका है या अभी भी ये प्रिपरेशन स्टेज में ही है। क्योंकि अगर प्रिपरेशन स्टेज में है तो ये पनिशेबल नहीं होगा, और अगर ये अटेम्प्ट की स्टेज में आ चुका है तो ये पनिशेबल हो जाएगा। तो इस पर्टिकुलर एग्जांपल में भी जब वो मैचस्टिक जला रहा है उसके बाद भी देयर इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ चेंज ऑफ माइंड, लेकिन अगर वो मैचस्टिक बुझा रहा है किसी और डर से या किसी शोर से, तो फिर चेंज ऑफ माइंड का रीजन नहीं है, वो एक एक्सटर्नल रीजन है, एंड इट मींस दैट ही हैज एंटर्ड द स्टेज ऑफ अटेम्प्ट। चलिए एक एग्जांपल करते हैं, उससे और चीजें क्लियर हो जाएगी। देखिए होता क्या है कि ए, इसको भी स्टेज वाइज करते हैं। ए डिक्लेयर करती है, महिला है एक, कि वो सुसाइड कमिट करेगी। शी शाउट्स दैट शी विल कमिट सुसाइड, और जैसी वो चिल्लाती है शी स्टार्टेड रनिंग टुवर्ड्स द वेल। ठीक है, उसके बाद जब वो भागती है तो वेल से मान लीजिए 10 मीटर पहले शी स्टॉप्ड बाय 2 men स्टैंडिंग देयर। उन्होंने उसको पकड़ लिया और उसको वो नहीं करने दिया, और यहां पर उसको रोक लिया गया है। और उसके बाद मान लीजिए अगर वो नहीं रोकती तो यहां पर वो जंप करती और यहां पर वो डिजायर्ड कॉन्सिक्वेंस जो है वो सुसाइड का हो जाता। अब आपको ये देखना है, इस स्टेज पर उसको पकड़ा गया है तो ये स्टेज प्रिपरेशन स्टेज है या स्टेज अटेम्प्ट स्टेज है? अगर तो ये प्रिपरेशन स्टेज है तो उसको अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड में सजा नहीं मिलेगी, उसके ऊपर ये प्रूव ही नहीं होता। लेकिन ये अगर अटेम्प्ट की स्टेज आ चुकी है तो भैया उसे अटेम्प्ट टू सुसाइड में सजा मिलेगी। तो अब उसका जो डिफेंस है वो यही रहेगा कि जनाब मैं तो अभी प्रिपरेशन की स्टेज में ही थी, तो अब हमें चेक करना है प्रॉक्सिमिटी रूल लगा के और चेंज ऑफ माइंड रूल लगा के कि वो कौन सी स्टेज में हो सकती है। लेट्स चेक इट। देखिए हो क्या रहा है,
हम यहां से शुरू करते हैं। जैसे ही उसने डिक्लेयर किया तो ये तो बहुत पहले का एक्ट हो गया। प्रॉक्सिमिटी हम देखें तो बहुत दूर की प्रॉक्सिमिटी है, तो यहां पर चेंज ऑफ माइंड की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है। अब यहां पर आइए, ये हालांकि प्रॉक्सिमिटी नजदीक होती जा रही है लेकिन अभी भी चेंज ऑफ माइंड की प्रोबेबिलिटी है। यहां पर देखिए, क्या यहां पर चेंज ऑफ माइंड की प्रोबेबिलिटी है? जब 10 मीटर पहले पकड़ा गया है उसे, तो क्या चेंज ऑफ माइंड की प्रोबेबिलिटी है? बिल्कुल है। और अगर चेंज ऑफ माइंड की प्रोबेबिलिटी है तो भैया वो प्रिपरेशन स्टेज ही है, वो अटेम्प्ट की स्टेज नहीं है। क्योंकि अटेम्प्ट की स्टेज आने के बाद देयर इज नो प्रोबेबिलिटी ऑफ चेंज ऑफ माइंड। अटेम्प्ट की स्टेज के बाद देयर इज नो प्रोबेबिलिटी ऑफ चेंज ऑफ माइंड। अगर अटेम्प्ट की स्टेज पहुंचने पर भी डिजायर्ड कॉन्सिक्वेंस नहीं मिल रहा है तो उसका रीजन वो खुद अक्यूज नहीं है, उसका रीजन कोई एक्सटर्नल फैक्टर है। उदाहरण के तौर पर ए ने बी के ऊपर गोली चलाई, तो जैसे ही उसने गोली चला दी, ये आदमी झुक गया, बाय चांस झुक गया और वो गोली इसके सिर के ऊपर से चली गई, तो इसने तो अपनी तरफ से काम कर दिया था ना। डिजायर्ड कॉन्सिक्वेंस क्या है इसमें? डिजायर्ड कॉन्सिक्वेंस डेथ है। डिजायर्ड कॉन्सिक्वेंस क्यों नहीं मिला? डिजायर्ड कॉन्सिक्वेंस इसलिए नहीं मिला क्योंकि एक एक्सटर्नल फैक्टर हो गया कि वो झुक गया। तो व्हेन द डिजायर्ड कॉन्सिक्वेंस इज नॉट अचीव्ड ड्यू टू एनी एक्सटर्नल फैक्टर, तो दैट इज एन अटेम्प्ट। तो यहां पर देखिए, क्या यहां पर प्रोबेबिलिटी थी कि वो उसको अपने अपने डिसीजन चेंज कर ले? बिल्कुल थी। जंप करने से पहले तक, मान लीजिए वो कुआं है और वो कुएं के बिल्कुल वर्ज पे पहुंच चुकी है, यहां तक भी चेंज ऑफ माइंड की प्रोबेबिलिटी है। और जहां भी चेंज ऑफ माइंड की प्रोबेबिलिटी है तो प्रिपरेशन स्टेज है। लेकिन अगर वो जंप कर जाती है, मान लीजिए वो जंप कर जाती है और ओके, ये अच्छा एग्जांपल है, चलिए इसको करते हैं। ये अपना कुआं है, ठीक है, ये महिला है, ये यहां तक पहुंच चुकी है, यहां तक पहुंचने तक भी देयर इज अ चेंज ऑफ माइंड की प्रोबेबिलिटी, ठीक है, लेकिन ये जंप कर जाती है। अब इसने तो अपनी तरफ से जो जो इसका काम था वो कर दिया है। जैसे गोली चलाने वाले केस में उसका काम क्या था? ट्रिगर को दबाना। जैसे ही उसने ट्रिगर दबाया, गोली लग गई, वो मर गया, तो कल्पेबल होमिसाइड या मर्डर। और गोली नहीं लगी तो उसके कारण से नहीं बचा, वो किसी एक्सटर्नल फैक्टर के कारण से बचा है, तो वो अटेम्प्ट में आएगा। अब यहां पर देखिए, ये कूद गई, इसने अपनी तरफ से तो काम कर दिया, लेकिन इसको पता नहीं था कि यहां पर एक नेट लगाया गया है। गांव वालों ने एक नेट लगा रखा था, किसी भी रीजन से लगा रखा हो, किसी भी रीजन से, मछली पालन या वॉट एवर रीजन इज, और इसको पता नहीं था कि यहां पर नेट है। अब ये हुआ क्या कि ये नेट पे गिरी और ये बच गई, ठीक है, इस नेट के नीचे ही नहीं जा पाई, बहुत स्ट्रांग नेट है, और फिर गांव वालों ने इसको निकाल लिया। अब यहां पर अपनी तरफ से क्या कूदने के बाद इज देयर एनी चेंज ऑफ माइंड की प्रोबेबिलिटी? नो। एक बार जब आपने जंप लगा दिया तो आप बचोगे या नहीं बचोगे वो आपके हाथ में नहीं है, दैट इज इनटू सम एक्सटर्नल फैक्टर है, और इसमें एक्सटर्नल फैक्टर क्या है? नेट। तो इन मामलों में चेंज ऑफ माइंड की प्रोबेबिलिटी नहीं है। इसलिए अगर इस महिला को पकड़ लिया जाता है, चाहे 10 मीटर पहले पकड़ा जाए, चाहे बिल्कुल किनारे पे पकड़ा जाए, लेकिन जंप करने से पहले पकड़ा जाए, तो ये प्रिपरेशन की स्टेज ही मानी जाएगी, अटेम्प्ट की स्टेज नहीं आएगी। लेकिन अगर वो जैसे ही जंप कर देती है, उसके बाद वो स्टेज ऑफ अटेम्प्ट आ गई और वहां पर उसको पनिशमेंट मिलेगी। चलिए आगे चलते हैं, लेट्स सी द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। तो मैंने आपको ये बताया अभी तक कि भैया जो, एक सेकेंड, हमने प्रॉक्सिमिटी ऑफ ऑफेंस का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया है। और उस कॉन्सेप्ट के अनुसार हम ये देखेंगे कि जो पर्टिकुलर एक्ट जहां पर उसको रोका गया है उसकी ऑफेंस से प्रॉक्सिमिटी कितनी है, और उस प्रॉक्सिमिटी के हिसाब से उसकी लायबिलिटी हम तय करने जा रहे हैं, ठीक है। तो मेरा सवाल ये बनता है कि क्या प्रॉक्सिमिटी ऑफ ऑफेंस हर ऑफेंस में चेक की जाएगी जिसमें कमीशन नहीं हुआ है? देखिए, जिसमें एक्ट कमिटी हो गया है, जो एक्ट आप करना चाहते थे वो कमिटी हो गया, तो उसमें तो प्रॉक्सिमिटी का कोई सीन ही नहीं है, हमें कुछ देखना ही नहीं, क्योंकि उस एक्ट को जो डिजायर्ड कॉन्सिक्वेंस है वो पनिशेबल है, वो ऑफेंस है, तो ऑब्वियसली उसमें पनिशमेंट मिलेगी। लेकिन हम उन केसेस की बात कर रहे हैं जहां पर डिजायर्ड कॉन्सिक्वेंस जो है वो अचीव नहीं हुआ है। तो क्या प्रॉक्सिमिटी ऑफ ऑफेंस हर उस ऑफेंस में इस्तेमाल किया जाएगा? इसका जवाब है नो। मैं बताता हूं किस लिए।
मैं कुछ एग्जाम्पल लेता हूं, लेकिन उससे पहले लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इनकोएट ऑफेंसेस आर। देखिए इनकोएट का मतलब, देखिए पहले लिटिल मतलब समझते हैं। इनकोएट का मतलब होता है अनफिनिश्ड, जो भी फिनिश नहीं हुआ हो, या आप कह सकते हैं अंडर डेवलप्ड। ठीक है, तो अगर हम लिटिल मीनिंग लें तो इसका लीगल मीनिंग क्या बनता है? इनकम्प्लीट ऑफेंसेस। इनकम्प्लीट ऑफेंसेस क्या मतलब हुआ? इनकम्प्लीट ऑफेंसेस वो ऑफेंसेस जिनको कंप्लीट ना किया गया हो, सिंपल। तो इनकम्प्लीट ऑफेंसेस कौन से हो सकते हैं? इनकम्प्लीट ऑफेंसेस होते हैं वो ऑफेंसेस जिनका डिजायर्ड कॉन्सिक्वेंस अचीव नहीं हो पाया, लेकिन उसके बाद भी वो पनिशेबल है। डिजायर्ड कॉन्सिक्वेंस क्या था? डेथ कॉज करना। लेकिन वो अचीव क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि जैसे ही आपने गोली चलाई, जो अक्यूज था वो नीचे झुक गया, तो डिजायर्ड कॉन्सिक्वेंस तो पूरा नहीं हो पाया, लेकिन आप फिर भी आपको पनिशमेंट मिल रही है ना। क्यों मिल रही है? क्योंकि वो अटेम्प्ट में आ गया। तो हर वो ऑफेंस जो कि डिजायर्ड कॉन्सिक्वेंस अचीव नहीं होने के बावजूद भी पनिशेबल है, वो आपके इनकोएट ऑफेंसेस होंगे। ठीक है जी, हर वो ऑफेंस जो आपके डिजायर्ड कॉन्सिक्वेंस अचीव नहीं होने के बावजूद भी पनिशेबल हैं, वो आपके क्या कहलाएंगे? इनकोएट ऑफेंसेस। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं अटेम्प्ट। भाई अटेम्प्ट के मामले में आप डिजायर्ड कॉन्सिक्वेंस नहीं पूरे कर पा रहे, लेकिन फिर भी पनिशमेंट मिल रही है ना। प्रिपरेशन, जैसा मैंने बताया हर उसमें नहीं, लेकिन कुछ ऑफेंसेस में तो है ना। प्रिपरेशन टू कमिट डेकॉइटी, प्रिपरेशन टू वेज वॉर, जो हमने सब सेक्शंस किए थे। ठीक है, तो यहां पर भी क्या है? डिजायर्ड रिजल्ट मिला नहीं है, उससे पहले आप पकड़े गए और फिर भी आपको पनिशमेंट मिल रही है, तो ये भी क्या हुए? इनकोएट ऑफेंस हुए। इनकम्प्लीट ऑफेंसेस जो कि कंप्लीट नहीं हुए लेकिन फिर भी सजा मिल रही है। उसके बाद आप आ जाइए अबेटमेंट और कॉन्स्पिरेसी, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। इनको हम डिटेल में करेंगे, अभी के लिए आप सिर्फ इतना समझ लीजिए कि आप मान लीजिए किसी को इंस्टिगेट करते हैं, किसी को अबेट करते हैं। मान लीजिए आप एक्स हैं, आपने वाई को इंस्टिगेट किया कि भाई तू जेड को मार दे, और ये बैठे हैं बेंगलोर में और जेड बैठा है दिल्ली में। तो अभी आपने सिर्फ इसको इंस्टिगेट किया है, अभी तो डिस्टेंस भी कवर नहीं हुआ है, ये पता नहीं इंस्टिगेट हुआ भी है नहीं हुआ। आपने एक्स को, आप एक्स है, आपने वाई को इंस्टिगेट किया। किसी को इंस्टिगेट करना ऑफेंस है। तो अबेटमेंट में बेसिक बता रहा हूं, अबेटमेंट डिटेल में करेंगे, अभी मैं उसमें नहीं जा रहा हूं। अभी के लिए आप इतना समझ ली कि अगर आप किसी को इंस्टिगेट करते हैं टू कमिट एन ऑफेंस, तो दैट इज एन ऑफेंस। लेकिन वाई इंस्टिगेट नहीं हुए, तो यहां पर हम क्या कह रहे थे? हम ये कह रहे थे कि डिजायर्ड कॉन्सिक्वेंस नहीं होने के बावजूद भी आपको पनिशमेंट मिले। तो यहां पर एक्स का डिजायर्ड कॉन्सिक्वेंस क्या था? कि वो वाई को इंस्टिगेट कर दे। डिजायर्ड कॉन्सिक्वेंस क्या था? कि वो वाई को इंस्टिगेट कर दे। लेकिन इंस्टिगेशन के बावजूद भी वाई इंस्टिगेट नहीं हुआ, इसका क्या मतलब हुआ? कि डिजायर्ड कॉन्सिक्वेंस अचीव नहीं हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी एक्स को पनिशमेंट मिलेगी। अबेटमेंट ये कहता है कि आपने अपनी तरफ से इंस्टिगेट कर दिया, सामने वाला इंस्टिगेट हुआ या नहीं हुआ, वी आर नॉट कंसर्न विद दैट। आपने इंस्टिगेट किया, आपको पनिशमेंट मिलेगी। इसका मतलब डिजायर्ड कॉन्सिक्वेंस अचीव नहीं होने के बावजूद भी आपको पनिशमेंट मिल रही है। इसका मतलब क्या हुआ? कि अबेटमेंट इनकोएट ऑफेंस है। ठीक है जी, डिजायर्ड कॉन्सिक्वेंस अचीव नहीं हो रहा लेकिन फिर भी पनिशमेंट मिल रही है। इसी तरीके से कॉन्स्पिरेसी पे आ जाइए। कॉन्स्पिरेसी हुई है अभी दो व्यक्तियों के बीच में टू कमिट एन ऑफेंस, लेकिन कॉन्स्पिरेसी की स्टेज पर ही इनको अरेस्ट कर लिया गया और इनकी कॉन्स्पिरेसी नहीं हो पाई पूरी। तो क्या हुआ? डिजायर्ड कॉन्सिक्वेंस नहीं पूरा हो पाया ना। मान लीजिए कॉन्स्पिरेसी कर रहे थे ये दो आदमी मिलके सी को मारने की, लेकिन मारने से पहले ही इनको पकड़ लिया। अभी तो सिर्फ कॉन्स्पिरेसी की थी, लेकिन फिर भी कॉन्स्पिरेसी की इनको पनिशमेंट मिलेगी। तो कॉन्स्पिरेसी भी क्या हुआ? इनकोएट ऑफेंस हुआ। ठीक है, तो मैं आपसे पूछ रहा था, अभी हम इनकोएट ऑफेंस समझने से पहले ये डिस्कस कर रहे थे कि क्या कोई ऐसे ऑफेंस हैं जिसमें प्रॉक्सिमिटी ऑफ ऑफेंस का फंडा नहीं अप्लाई होगा। और ये एमसीक्यू बार बार पूछा जाता है। इसका आंसर है दो ऑफेंसेस हैं जी। पहला कौन सा ऑफेंस है? इंस्टिगेशन और अबेटमेंट, सॉरी नॉट इंस्टिगेशन, अबेटमेंट।
अबेटमेंट, और दूसरा है कॉन्स्पिरेसी, सेक्शन 120A। ठीक है जी। देखिए होता क्या है, ये क्यों प्रॉक्सिमिटी ऑफ ऑफेंस इसमें अप्लाई नहीं होगा, लेट्स चेक दैट। देखिए हम क्या कह रहे हैं कि जितना प्रॉक्सिमिटी बढ़ता जाएगा, मतलब कम होता जाएगा डिजायर्ड कॉन्सिक्वेंस की तरफ, उतना उसको उतना उसकी पनिशमेंट की प्रोबेबिलिटी बढ़ती जाएगी। तो किसी भी ऑफेंस की पनिशेबिलिटी किस पे डिपेंड कर रही है, उसकी प्रॉक्सिमिटी ऑफ ऑफेंस। ये पर्टिकुलर एक्ट पनिशेबल है या नहीं है, ये किस पे डिपेंड कर रहा है कि उसकी प्रॉक्सिमिटी कितनी है डिजायर्ड कॉन्सिक्वेंस से। अगर ये यहां पर है तो उसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी, बिल्कुल यहां पर है तो ये अटेम्प्ट ही हो जाएगा, तो इसका मतलब इसको सजा मिलेगी। तो प्रॉक्सिमिटी ऑफ ऑफेंस ये तय कर रहा है कि पनिशमेंट मिल रही है नहीं मिल रही। ठीक है, कर रहा है तय। लेकिन अबेटमेंट के केस में प्रॉक्सिमिटी ऑफ ऑफेंस का कोई रूल नहीं है। देखिए कैसे नहीं है, ये मान लीजिए ए ने बी को इंस्टिगेट किया, उसके बाद बी इंस्टिगेट हो गया, उसके बाद ये मान लीजिए कलकत्ता में है ए और बी, उसके बाद बी दिल्ली आया और बी ने सी को मार दिया। ठीक है, तो देखिए प्रॉक्सिमिटी बढ़ती जा रही है। अब यहां पर मैंने आपको बताया कि जैसे ही उसने अबेट कर दिया, जैसे उसने अबेट कर दिया तो अबेटमेंट करते ही वो पनिशेबल हो गया। अब वो चाहे ये स्टेज हो या ना हो, ये स्टेज हो या ना हो, ये स्टेज हो या ना हो, उसको फिर भी पनिशमेंट मिलेगी। मैंने आपको यही तो बोला था ना कि अबेटमेंट के मामले में अगर बी अबेट नहीं हो रहा है, इसने तो अपनी तरफ से इंस्टिगेट कर दिया ए ने, लेकिन अगर बी उसके बावजूद भी इंस्टिगेट नहीं हो रहा है तो भी ए को सजा मिलेगी। तो अब ये देखिए, मान लीजिए ये स्टेज नहीं आई, बी इंस्टिगेट ही नहीं हुआ, बी इंस्टिगेट नहीं हुआ तो बी दिल्ली ही नहीं गया, बी दिल्ली नहीं गया तो बी ने सी को मारा ही नहीं। तो देखा जाए तो यहां पर प्रॉक्सिमिटी ना होने के बावजूद भी हम यहीं पे उसको पनिशमेंट दे रहे हैं ना, तो इसका मतलब प्रॉक्सिमिटी ऑफ ऑफेंस का फंडा अप्लाई यहां पर हो ही नहीं रहा। सेम अप्लाइज इन द केस ऑफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। मान लीजिए यहां पर कॉन्स्पिरेसी हुई है इस लेवल पे, अब इस लेवल पे कॉन्स्पिरेसी होने के पहले ही, मतलब कॉन्स्पिरेसी होने के इमीडिएट बाद पुलिस ने उनको अरेस्ट कर लिया, ना तो अभी उन्होंने हथियार जुटाए हैं, ना अभी उन्होंने अक्यूज की रेकी की है, सॉरी विक्टिम की रेकी की है, ना भी वो विक्टिम के घर के पास पहुंच, अभी उन्होंने कुछ भी नहीं किया था, सिर्फ कॉन्स्पिरेसी की थी और कॉन्स्पिरेसी की स्टेज पे उसको पकड़ लिया। तो यहां पर भी क्या हो रहा है, प्रॉक्सिमिटी रूल का कोई एप्लीकेशन नहीं हो रहा है, क्योंकि प्रॉक्सिमिटी रूल तो क्या कहता है कि जितना आगे जाओगे उतनी प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी आपके पनिशेबल होने की, क्योंकि यहां पे तो हम यहीं पे उसको पनिश कर रहे हैं। तो प्रॉक्सिमिटी ऑफ ऑफेंस रूल यहां पर अप्लाई नहीं होता। तो आई होप दीज केसेस आर क्लियर। अगर आपसे पूछा जाए, जो कि बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है, कि प्रॉक्सिमिटी ऑफ ऑफेंस का जो कॉन्सेप्ट है वो किन ऑफेंसेस पे अप्लाई नहीं होता है, तो द आंसर इज अबेटमेंट एंड कॉन्स्पिरेसी। प्लीज नोट दैट। तो विद दिस हमारा स्टेजेस ऑफ क्राइम इज डन। और अब हम एक बार देख लेते हैं टाइम कितना हो गया एपिसोड का। इट इज़ ऑलमोस्ट 47 मिनट्स, बट देर इज़ अनदर कॉन्सेप्ट दैट आई वॉन्टेड टू डू टुडे इटसेल्फ, तो उसको देख लेते हैं। चलिए, आप मुझे कुछ प्रॉब्लम्स का जवाब दीजिए, उसके बाद हम आगे चलते हैं। देखिए हो क्या रहा है, नया पेज लेते हैं। मान लीजिए ये मिस्टर ए हैं और ये मान लीजिए पाकिस्तान में बैठे हैं, और पाकिस्तान में बैठ के ये मिस्टर एक्स एंड वाई को अबेट कर रहे हैं, इंस्टिगेट कर रहे हैं कि आप के को मार दीजिए। अब एक्स एंड वाई क्योंकि इंडिया में है और ये के को मार देते हैं, तो भैया एक्स एंड वाई पे तो ऑफेंस लगेगा ही लगेगा, आईपीसी इन पे अप्लाई करेगा। क्या आईपीसी ए पर भी अप्लाई करेगा, क्योंकि आईपी ए तो पाकिस्तान में बैठा है। तो इस एग्जाम्पल से आप समझ गए होंगे कि अब हम बात कर रहे हैं एप्लीकेबिलिटी ऑफ आईपीसी। एप्लीकेबिलिटी ऑफ आईपीसी से मेरे कहने का मतलब है कि आईपीसी किस किस व्यक्ति पर और किस किस कंडीशन में अप्लाई होगी। ठीक है, मान लीजिए एक मिस्टर ए है और ये अमेरिकन सिटीजन है, ये इंडिया में घूमने आए हुए हैं, इनकी इंडिया में घूमते वक्त एक्स से लड़ाई हो जाती है और ये एक्स को मार देते हैं, तो क्या इन पर आईपीसी अप्लाई होगी? दूसरा सवाल। पहला सवाल ये था कि ए के ऊपर अप्लाई होगी या नहीं होगी, जो कि पाकिस्तान में बैठा है।
पाकिस्तान सिटीजन है। ठीक है जी, चलिए तीसरी बात करते हैं। ये मिस्टर जेड हैं, ये इंडियन सिटीजन है और ये गए हैं अमेरिका घूमने के लिए, और अमेरिका में ये किसी एल का मर्डर कर देते हैं। तो क्या इन मिस्टर जेड पर आईपीसी अप्लाई होगी? क्या इनको आईपीसी के तहत सजा मिलेगी? इन सभी सवालों का आंसर अब हमें ढूंढना है, और इन सभी सवालों का आंसर सिर्फ और सिर्फ इस मुद्दे पर डिपेंड करता है कि आईपीसी की एप्लीकेबिलिटी क्या है। आईपीसी कहां पर अप्लाई होता है? क्या वो फॉरेन नेशनल पर अप्लाई होता है, नहीं होता? क्या वो इंडियन सिटीजन के बाहर किए गए क्राइम पर अप्लाई होता है, नहीं होता? इन सब चीज़ों को हम चेक करेंगे, और इन सब चीज़ों को हम डिवाइड कर सकते हैं एप्लीकेबिलिटी को दो एस्पेक्ट्स में। पहला एप्लीकेबिलिटी हो सकता है इंट्रा टेरिटोरियल, और दूसरा है एक्स्ट्रा टेरिटोरियल। जैसा कि आप शब्दों से समझ गए होंगे, इंट्रा टेरिटोरियल इज कि जब वो हिंदुस्तान की टेरिटरी के अंदर अप्लाई होगा, और एक्स्ट्रा टेरिटोरियल का मतलब है कि जब आईपीसी हिंदुस्तान की टेरिटरी के बाहर अप्लाई होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं इंट्रा टेरिटोरियल एप्लीकेशन के प्रोविजन। आप निकालिए सेक्शन 2 ऑफ इंडियन पीनल कोड, सेक्शन 2। Just give me a second. जी, सेक्शन 2 को पढ़ते हैं। सेक्शन 2 क्या कहता है? पनिशमेंट ऑफ ऑफेंसेस कमिटेड विद इन इंडिया। कमिटेड विद इन इंडिया, एवरी पर्सन, ध्यान से पढ़िएगा, एवरी पर्सन shall be liable to punishment under this code and not otherwise for every act or omission contrary to the provisions thereof of which he shall be guilty within India। अगर कोई भी व्यक्ति, एवरी पर्सन, अगर कोई भी व्यक्ति हिंदुस्तान में कोई भी ऐसा एक्ट या ओमिशन करता है जो कि किसी प्रोविजन से कॉन्ट्री है, मतलब जो कुल मिला के जो कि आईपीसी में ऑफेंस है, तो भैया वो गिल्टी माना जाएगा, उस पर आईपीसी अप्लाई करेगी। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये क्या कहना चाह रहा है? ये कहना चाह रहा है कि अगर कोई ऐसा ऑफेंस है, देखिए एक तो इन्होंने शब्द क्या उपयोग किया है? एवरी पर्सन। तो सिटीजन नॉन सिटीजन की बात ही नहीं है, एवरी पर्सन। अगर कोई व्यक्ति बाहर का भी है वो भी लायबल होगा। एवरी पर्सन अगर वो कोई ऑफेंस कमिट करता है इंडियन टेरिटरी में, आईपीसी का ऑफेंस, तो वो लायबल होगा, आईपीसी उस पर अप्लाई करेगी। पहली चीज तो ये बोल रहा है। दूसरी बात वो बोल रहा है कि अगर कोई व्यक्ति बाहर भी है, अगर कोई व्यक्ति बाहर भी है विच इज नॉट प्रेजेंट इन इंडिया, ही इज सिटिंग आउटसाइड इंडिया and he commits any offense in India, तो वो भी लायबल होगा। कुल मिलाकर देखिए, समझते हैं इसको, हिंदुस्तान का नक्शा बना के समझते हैं। जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, अब कोई भी ऑफेंस अगर हिंदुस्तान में कहीं भी होगा, कोई भी ऑफेंस इंडिया में कहीं भी होगा, इंडियन टेरिटरी के अंदर कहीं भी होगा, वो व्यक्ति अगर इंडिया में है तो लायबल है ही है। लेकिन अगर वो व्यक्ति बाहर है, पाकिस्तान में है, नेपाल में है, बांग्लादेश में है, श्रीलंका में है, कहीं भी अमेरिका में भी है, अगर वो व्यक्ति बाहर है लेकिन ऑफेंस कहां कमिट हो रहा है? इंडिया में, तो वो लायबल होगा। तो इससे हमारे दो प्रॉब्लम सॉल्व हो गए। पहला प्रॉब्लम कौन सा? हमने ये कहा कि एक अमेरिकन सिटीजन इंडिया आता है और इंडिया में मर्डर कर देता है, तो मर्डर कहां हुआ है? इंडिया के अंदर हुआ है, इंडियन टेरिटरी के अंदर हुआ है, तो उस पर आईपीसी अप्लाई करेगा? यस। क्यों करेगा? क्योंकि ये कह रहा है कि एवरी पर्सन, ये सिटीजन की बात नहीं कर रहा है, एवरी पर्सन, चाहे वो इंडियन सिटीजन हो या ना हो, अगर वो कोई भी ऑफेंस इंडिया में करता है तो वो लायबल होगा। क्लियर?
दूसरा हमने क्या प्रॉब्लम की थी कि एक पाकिस्तानी है जो कि पाकिस्तान में बैठकर अबेटमेंट कर रहा है या कॉन्स्पिरेसी कर रहा है, तो ऑफेंस कहां पर ऑफेंस कहां हुआ है, अबेटमेंट कहां हुई है, अबेटमेंट हुई है एक्स और वाई की, एक्स वाई कहां है, इंडिया में, तो अबेटमेंट कहां पर हुई है, इंडिया में। तो बेशक ये व्यक्ति बाहर बैठा है, लेकिन अगर ऑफेंस इंडिया में हो रहा है तो ये भी लाइबल होगा। तो आई होप दीज टू प्रॉब्लम्स आर क्लियर। ऑफेंस अगर इंडियन टेरिटरी में हो रहा है, चाहे वो व्यक्ति इंडिया में है या वो इंडिया के बाहर है, वो लाइबल होगा। इट इज एज सिंपल एज दैट, एंड इट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इंट्रा टेरिटोरियल एप्लीकेबिलिटी, कि जब वो टेरिटरी के अंदर है, इंट्रा टेरिटोरियल, तो उसके ऊपर आईपीसी अप्लाई होगा। अब हम आते हैं एक्स्ट्रा टेरिटोरियल एप्लीकेबिलिटी पे। एक्स्ट्रा टेरिटोरियल एप्लीकेबिलिटी पे हमने क्या प्रॉब्लम रखी थी कि एक इंडियन सिटीजन है ए, जो कि बाहर घूमने गया है अमेरिका, और उसने अमेरिका में कोई ऑफेंस कर दिया जो कि आईपीसी का ऑफेंस है, तो क्या आईपीसी उस पर अप्लाई करेगी? अब देखते हैं। अब आप पढ़िए सेक्शन 4, एक्सटेंशन ऑफ कोर्ट टू एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑफेंसेस, कि जो ऑफेंसेस इंडिया में नहीं हुए। अब इस मामले में देखिए, ये जो ऑफेंस हुआ है ये अमेरिका में हुआ है, ये इंडिया में नहीं हुआ क्योंकि वो अमेरिका घूमने गया था। तो उन ऑफेंसेस में जो कि बाहर हुए हैं उस पर आईपीसी अप्लाई करेगा या नहीं करेगा, उसका जवाब ये दे रहा है। ये कह रहा है कि फॉलोइंग केसेस में आईपीसी अप्लाई करेगा इवन इफ द ऑफेंस इज एक्स्ट्रा टेरिटोरियल। अगर ऑफेंस इंडिया के बाहर भी हुआ है तो भी आईपीसी अप्लाई करेगा इन फॉलोइंग केसेस में। कौन कौन से केस हैं? एनी सिटीजन ऑफ इंडिया, देखिए अब इसने पहली बार सिटीजन वर्ड का यूज किया, एनी सिटीजन ऑफ इंडिया इन एनी प्लेस विद आउट एंड बियॉन्ड इंडिया। विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया का मतलब है इंडिया से बाहर। अगर कोई इंडियन सिटीजन इंडिया से बाहर कोई भी ऑफेंस करता है आईपीसी का, तो वो लाइबल है भाई। आप इंडियन सिटीजन है, आपके ऊपर आईपीसी अप्लाई होगी। आप ये नहीं कह सकते कि जनाब मैं तो अमेरिका में हूं, यहां पे तो आईपीसी अप्लाई नहीं होता। आप ये नहीं कह सकते कि मैं तो अमेरिका में हूं, यहां पे तो आईपीसी अप्लाई नहीं हो सकता। उसका लॉजिक कैसे सस्टेनेबल है या नहीं है, उसको देखते हैं। देखिए, उसके लिए हमें आना पड़ेगा सेक्शन 1 में। सेक्शन 1 क्या कहता है? दिस एक्ट शैल बी कॉल्ड इंडियन पीनल कोड एंड एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया। वो ये बता रहा है कि भैया ये एक्ट कहां कहां एक्सटेंड होगा, तो उसने कहा होल ऑफ इंडिया। बहुत शानदार बात कह दी भैया कि इंडिया के पूरे इंडिया में अप्लाई होगा। लेकिन सिटीजन ऑफेंस करता है अमेरिका में, और अमेरिका में तो ये अप्लाई नहीं होता आईपीसी, लेकिन फिर भी उसको लाइबल कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि सेक्शन 4 का सबसेक्शन 1 ये कहता है कि अगर कोई इंडियन सिटीजन इंडिया के बाहर भी ऑफेंस करेगा तो उसके ऊपर आईपीसी लगेगा। ठीक है। दूसरा, एनी पर्सन ऑन एनी शिप और एयरक्राफ्ट रजिस्टर्ड इन इंडिया वेयर एवर इट मे बी। अब देखिए हो क्या रहा है कि मान लीजिए ये समुद्री जहाज है, ठीक है, ये बहुत बड़ा जो क्रूज शिप्स होते हैं वो है, और ये इंटरनेशनल बाउंड्रीज में अभी, इट इज नॉट इन द इंडियन टेरिटरी, ये इंटरनेशनल बाउंड्रीज में है। मान लीजिए कहीं पर पैसिफिक ओशन में है, जहां पर इंडिया कोई लेना देना नहीं दूर दूर तक। अब इस जहाज में मान लीजिए कोई फॉरेनर हु इज नॉट एन इंडियन सिटीजन, ही कमिट्स एन ऑफेंस, तो क्या उसके ऊपर आईपीसी अप्लाई होगी? द आंसर इज यस। क्यों अप्लाई होगी? क्योंकि सेक्शन 4 का 2 पार्ट ये कहता है कि भैया अगर कोई एयरक्राफ्ट हो या कोई शिप हो, और वो एयरक्राफ्ट या शिप इंडिया में रजिस्टर्ड हो, इनका रजिस्ट्रेशन होता है ना, जैसे गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन होता है, गाड़ियों के नंबर मिलते हैं, इसी तरीके से एयरक्राफ्ट और शिप का भी रजिस्ट्रेशन होता है। अगर ये शिप या एयरक्राफ्ट इंडिया में रजिस्टर्ड है और उसके ऊपर कोई भी ऑफेंस होता है आईपीसी का, वो अगर फॉरेनर ने भी किया है, तो भैया उस फॉरेनर पर आईपीसी लगेगी और उसको सजा मिलेगी आईपीसी के तहत। ठीक है, तो ये दूसरा एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन का मामला हो गया। तीसरा क्या कहता है? तीसरा ये कहता है एनी पर्सन इन इंडिया, एनी पर्सन इन एनी प्लेस विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया कमिटिंग ऑफेंस टारगेटिंग ए कंप्यूटर रिसोर्स लोकेटेड इन इंडिया। कोई भी व्यक्ति बाहर बैठा है, कोई भी व्यक्ति इंडिया से बाहर बैठा है, लेकिन वो इंडिया में कोई ऑफेंस करता है किसी कंप्यूटर रिसोर्स को अटैक करते हुए, मान लीजिए हैकिंग करते हुए कर रहा है, तो उस पर भी आईपीसी अप्लाई होगा, बेशक वो इंडिया के बाहर बैठा है। तो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जो एप्लीकेशन में हमने ये देखा, 3 पॉइंट्स देखे। पहला पॉइंट, अगर कोई इंडियन सिटीजन है, वो अगर ऑफेंस करता है इंडिया के बाहर भी, उसके ऊपर अप्लाई होगा। दूसरा, अगर कोई इंडियन सिटीजन नहीं भी है, कोई फॉरेनर है या कोई भी व्यक्ति है, वो एयरक्राफ्ट पे या शिप पे कोई ऑफेंस करता है और ये एयरक्राफ्ट और शिप इंडिया में रजिस्टर्ड है, तो उसके ऊपर आईपीसी अप्लाई होगा।
और तीसरा कोई व्यक्ति कंप्यूटर रिसोर्स के साथ गड़बड़ी करके कोई इंडिया में ऑफेंस करता है, बेशक वो व्यक्ति बाहर बैठा है, तो उसके ऊपर भी आईपीसी अप्लाई होगा। अब ये क्या हो गया, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल एप्लीकेशन। और सेक्शन 2 में हमने क्या पढ़ी थी, इंट्रा टेरिटोरियल। अब सवाल यहां पर ये उठता है कि जो ये जनाब हैं, जैसे मैंने पहले आपसे सवाल उठाया, वो ये कह सकते हैं कि भैया मैंने जो ऑफेंस किया है मैंने तो अमेरिका में किया है, जहां पर आपका आईपीसी अप्लाई नहीं होता, क्योंकि आपका आईपीसी कहां पर अप्लाई होता है, इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया। तो अमेरिका में तो अप्लाई नहीं हो रहा, तो भाई आप मुझे आईपीसी में सजा कैसे दे सकते हैं? इसके लिए आता है सेक्शन 3। सेक्शन 3 आपको खुद पढ़ना है, मैं सिर्फ इसको समझा दे रहा हूं। सेक्शन 3 ये कहता है कि भैया जब भी ये सवाल उठेगा कि एक पर्टिकुलर ऑफेंस या एक्ट फॉरेन लैंड पे हुआ है तो उस पे आईपीसी कैसे अप्लाई होगी, ये सवाल उठाया जा सकता है। तो सेक्शन 3 उसका सॉल्यूशन देता है। सेक्शन 3 क्या करता है, सेक्शन 3 क्रिएट्स अ लीगल फिक्शन। सेक्शन 3 क्रिएट्स अ लीगल फिक्शन, जहां पर वो ये कहता है कि अगर कोई ऑफेंस आउटसाइड इंडिया भी कमिट हुआ है तो ये डीम्ड माना जाएगा कि वो इंडियन टेरिटरी में ही कमिट किया गया है। इट इज एज सिंपल एज दैट। सेक्शन 3 रिजॉल्व्स द प्रॉब्लम वेयर द डिफेंस कैन रेज अ पॉइंट दैट द आईपीसी इज नॉट एप्लीकेबल इन द फॉरेन लैंड, then section 3 comes as a rescue and states that we are creating a legal fiction, and if any offense is committed outside India for the purpose of section 4, we will deem that it is committed within India itself. ठीक है जी, I hope this is clear, and with this we end this episode. मिलते हैं अगले एपिसोड्स में। टेक केयर, थैंक यू।